and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी टॉपिक्स को एक वन शॉट वे के साथ। और टॉपिक्स हमारे क्या हैं कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्यों है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कैसे विकास हुआ, अंतरराष्ट्रीय संगठन की क्या क्या शाखाएं हैं, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर क्या क्या सुधार करने के हमारे पास ऑप्शंस आए और प्रक्रियाओं में ढांचों में सुधार। सो इस तरीके से हमारे सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। ओवरऑल सभी टॉपिक्स को हम फिनिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की क्या आवश्यकता है या हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। तो ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यूएनओ की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की हमें ज़रूरत क्यों है, ये हमें ही नहीं, आज के समय के अंदर इस संयुक्त राष्ट्र संघ को यानी यूएनओ को पूरी दुनिया के सभी देश एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यानी सभी देशों का ये मानना है कि कोई ये फिजूल का संगठन नहीं है, इस देश की यानी इस संगठन की आवश्यकता होना हमारे विश्व को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका काम ये है कि पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित करना, लड़ाइयों को रोकना और जो अलग अलग तरीके के हमने हथियार खरीद रखे हैं हम उनका यूज़ ना करें, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना। सो बेसिकली आज के समय के अंदर बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है यूएनओ। अब यूएनओ इतनी बड़ी भूमिका निभा क्यों रहा है? यूएनओ का मोटिव ये होता है कि बेसिकली पूरा विश्व के अंदर एक शांति स्थापित हो सके, लड़ाइयों से रोकथाम हो सके और भी कई सारे विषयों पर हम बहुत ही अच्छे से शांति स्थापित करें। ये यूएनओ का मोटिव है। और यूएनओ का मोटिव पूरा कैसे किया जाता है? सो बेसिकली अगर हम बात करें कि पूरे देश के पूरे विश्व के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी देश के अंदर मनमुटाव तो हो ही जाता है। अब वो मनमुटाव, वो समझौता एक तरह से लड़ाई के बल पर ना किया जाए, जिसमें हजारों सैनिकों की जानें जाएंगी, आम नागरिकों की जानें जाएंगी, रिसोर्सेज खराब होंगी, अर्थव्यवस्था डगमगाएगी दोनों देशों की। सो बेसिकली यहाँ से अगर हम एक युद्ध का टॉपिक अपनाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सो इसका काम ये होता है कि ये एक मंच प्रोवाइड करता है और उस मंच के अंदर जो लड़ाई लड़ने वाले दोनों देश हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और साथ साथ बिचौलियों के अंदर और भी बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपसी बहस के द्वारा, बातचीत के द्वारा, अपने मतों के द्वारा उस सभी बातों को खत्म कर दिया जाता है और जिससे लड़ाई की नौबत नहीं आ पाती। और जैसा कि हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हुए आए हैं कि लड़ाई का ऑप्शन जो है वो हमें सबसे लास्ट में दिया गया है। जब आप सारे मानदंड ऐसे अपना लो जिसके अंदर लड़ाई से हम बच सके, उसके बाद भी कोई बात ना बने, तब जाके लड़ाई का हमें अपनाने को बोला गया है। सो बेसिकली यूएनओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है, क्योंकि एक ऐसा संगठन है जो कि पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित रखने का काम करता है। सो अगर मैं बात करूं कि ये शांति स्थापित रखना सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयों के अंदर नहीं, देखो इसका काम यह है कि पूरे विश्व में सभी जगह पर शांति स्थापित करना। अब वो केवल लड़ाइयों की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है बीमारियों की भी, वो बात कर रहा है फाइनेंशियल कंडीशंस की भी, वो बात कर रहा है चिल्ड्रंस के द्वारा कोई भी चीज़ों की, यहाँ तक कि वो बात ये भी कर रहा है कि किसी भी देश के अंदर एजुकेशन एंड सोशल कल्चर के ऊपर कोई और चीज़ ना आए पड़े। सो बेसिकली इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि लड़ाइयों को रोकना, इसका काम है कि पूरे विश्व के अंदर हर एक टॉपिक के अंदर शांति स्थापित करना। अब वो काम जो है वो इसकी ब्रांचेस परफॉर्म करती हैं, इसकी शाखाएं परफॉर्म करती हैं। सो कुछ के मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट आता है हमारे पास यूनिसेफ। देखो यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो जैसा कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि बेसिकली इसका काम क्या है कि पूरे विश्व के स्तर पर अगर कोई बच्चों से जुड़ी बीमारियां आती हैं या बच्चों से जुड़ी कोई भी अव्यवस्था आती है तो ये अपने फंड के माध्यम से उस देश को फंडिंग करेगा या फिर उसकी दवाई तैयार करने में उसमें हेल्प करेगा। सो बेसिकली यहाँ से ये बच्चों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा जो चीज़ें आ रही हैं उस पर काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व के स्तर पर शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, कल्चर से संबंधित, संस्कृति नीति संबंधित, सो बेसिकली एजुकेशन सोशल कल्चर, इन तीनों से संबंधित चीज़ों को देख रेख में लाना और इसके बेस पर कोई लड़ाई उत्पन्न ना हो या किसी देश के अंदर कोई इसका हनन ना हो रहा हो, ये उसको देख रेख में लगता है। यानी कि हर एक देश में सभी संस्कृति को एक तरह से सम्मान देना चाहिए और शिक्षा का सबका अधिकार है। सो बेसिकली इसका सारे काम हो जाते हैं एजुकेशन सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ये समझ
समझ में आ गया जी हमारे। फिर आता है हमारे पास UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। सो बेसिकली पूरे विश्व के अंदर हर एक देश अपने नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार जरूर देता है। सो उन अधिकारों का हनन ना हो या फिर किसी भी बेस पर कोई ऐसी दिक्कत परफॉर्म ना हो जिससे हमारे ह्यूमंस के राइट को काफ़ी परेशानी पहुंचे। सो बेसिकली इसका काम ये होता है कि पूरे विश्व के अंदर सभी ह्यूमन के राइट्स को, सभी नागरिकों के अधिकारों को एक तरह से सेफली रखना। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ये इसकी एक ब्रांच है। नेक्स्ट आता है हमारे पास IMF, ठीक है। सो IMF आता है हमारे पास, है ना। मैं और कई सारे लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो IMF है हमारे पास, एक WHO है ना, और एक ILO है। सो बेसिकली ये 3-4 और आती हैं हमारे पास, जो हैं तो बहुत सारी, बट एग्जाम्पल के तौर पे आप स्कूल में एग्जाम में इस तरीके से लिख सकते हो। फर्स्ट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो बेसिकली मॉनेटरी फंड यानी कि कोई भी एक बैंक मान लीजिए, यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा कोई भी चीज़ है, यानी फंडिंग के द्वारा जो भी हमें लोन वगैरह चाहिए होता है देशों को, वैसी चीज़। फिर आता है हमारे पास WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ के ऊपर सारा काम करना है। एंड ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली ऐसी ब्रांच है जो कि पूरी वर्ल्ड के लेबर्स के ऊपर काम करती है। यानी कि आज हम देख पा रहे हैं कि 18 साल से ऊपर का बच्चा काम नहीं करेगा और नीचे का काम नहीं करेगा, ऊपर का बच्चा काम करेगा, या कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे मान लो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें हमने मजदूरों को काम तो करवा लिया बट उन्हें पैसे नहीं दिए। सो वो सारे कानून जो हैं वो सब ILO प्रदान करता है। यानी कि 18 से प्लस वाले बच्चे काम करेंगे, उससे पहले वाले बच्चे काम नहीं करेंगे। ये भी दिशा निर्देश ILO ने हमें दिए हैं। सो बेसिकली यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से आप ये समझे कि सर लड़ाइयों को ही रोकना नहीं है UNO का काम। इसका काम ये है कि और भी जगह पर शांति स्थापित करना, चाहे वो बीमारी संबंधित हो, एजुकेशन से हो, सोशल से हो, या किसी भी और चीज़ से संबंधित हो। सो होपफुली आपके फर्स्ट टॉपिक तो अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और समझते हैं उसको भी फटाफट से। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास यानी UNO का विकास कब हुआ? तो जब से पृथ्वी बनी है, जब से तो ये होगा नहीं, तो कभी ना कभी से तो इसका विकास हुआ होगा। तो इसकी कहानी शुरू होती है आपका पहला विश्व युद्ध से, जो कि हुआ था 1914 से 1918 में। तो जब ये पहला विश्व युद्ध हुआ तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, जैसे कि बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारी इकोनॉमी तबाह हो गई, बहुत सारी रिसोर्सेज खराब हो गई। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खराब हुई थी। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पूरे विश्व के अंदर ये बात उठी कि हमें एक ऐसी ब्रांच बनानी चाहिए जो कि इन सब चीज़ों पे देख रेख करे और साथ ही साथ यहाँ पर लड़ाइयों की आशंका को होने से रोके, जिससे इतनी सारे लोगों की रिसोर्सेज खराब ना हो, लोगों की जाने ना जाएं, सैनिकों की जाने ना जाएं। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो यहाँ पे 1949 से 1918 के बाद डायरेक्ट जन्म हुआ लीग ऑफ नेशंस का। या आप याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशंस का यहाँ से आपका जन्म हो गया। अब ये जो एक ब्रांच है ये भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही है। तो लीग ऑफ नेशन जो है वो अपने काम को करने में असफल रहा। कैसे रहा भैया असफल? क्योंकि भले ही हमने परफॉर्म किया था पहले विश्व युद्ध के बाद कि लड़ाई अब से ना हो ऐसी, मगर ठीक 20 साल बाद एक और विश्व युद्ध हो गया जो कि हुआ 1939 से 1945 को, जिसको हम जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध। और ये जो दूसरा विश्व युद्ध था ये पहले विश्व युद्ध से ज़्यादा खतरनाक विश्व युद्ध था। इसके अंदर पहले से ज़्यादा रिसोर्सेज खराब हुई थी, इकोनॉमी खराब हुई थी और पहले से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। तो ये तो असफल रहा अपने काम करने में। तो इसी की जगह पर दूसरे विश्व युद्ध यानी 1945 के बाद ही UNO का जन्म कर दिया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म करा। और UNO इतना इफेक्टिवली काम कर रहा है कि 1945 से लेकर अब तक इसके अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी कि पूरे विश्व के अंदर एक तरह से वर्ल्ड वॉर हो सके। ठीक है, यानी कि ये सब चीज़ें ना हो पाएँ और ये किसने रोका है? UNO ने रोका। ये एक तरह से एविडेंस है कि पूरे विश्व में लड़ाई नहीं हो पा रही, UNO इतने अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था पहले विश्व युद्ध के बाद बना दिया था बट वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाया। ठीक 20 साल बाद हमें दूसरा विश्व युद्ध भी देखने को मिला जो कि उससे ज़्यादा खतरनाक था। तो इस तरीके से इसकी कहानी थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ और जो कि मैंने आपको समझा दी, तो होपफुली आपको समझ में भी आई होगी। ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुधारों के लिए क्या क्या बातें उठने लगी और बातें जब उठने लगी सुधार होने के लिए क्या क्या मानदंड निकाले गए, उन पे हम फोकस करते हैं। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुधार की। सो मैं बात करूं कि जब ये हमारा UNO डिज़ाइन किया गया था तो जबकि व्यवस्थाएं अलग थी, जबकि सिचुएशंस अलग थी और जबकि लेकर अब तक सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। अगर कोई देश उस समय पर गरीब होगा तो हो सकता है वो आज अमीर हो, और आज जो उस समय पर जो अमीर होगा हो सकता है वो आज गरीब हो।
हो सकता है किसी देश के अंदर जो सरकार चल रही हो वो हट गई हो, कोई और सरकार आ गई हो, कोई और अर्थव्यवस्था चुन ली हो किसी ने। सो बेसिकली बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो इन सारे बदलावों को लेकर हमें अपने अंदर बदलाव लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बातें उठने लग गई। अब ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि कुछ हमारे पास सुधार क्यों होने चाहिए, आखिर वर्ल्ड में ऐसे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखो, पहला सोवियत संघ विकसित हो गया, सबसे बड़ी चीज़ ये था। अमेरिका सबसे अधिक शक्तिशाली देश बन गया। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ। नई चुनौतियां सामने आई जैसे जनसंहार, गृह युद्ध, पर्यावरण का नुकसान। और साथ ही साथ हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये उठने लग गई कि ये जो हमारा यूएनओ होता है, इसके फैसलों पर सबसे बड़ा दबदबा जो रहता है वो पश्चिमी देशों का रहता है, और उनमें से भी खासकर अमेरिका का रहता है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान रहता है इसके बजट के अंदर, और अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश भी है इसी वजह से। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट आए जो कि बता रहे हैं कि जब से लेकर अब तक चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, हमें अपने अंदर सुधार करने चाहिए। तो ये सब करते करते 1992 के अंदर जो है एक सभा बैठी गई। 1992 में ये सारे विचार हो रहे थे कि भाई क्या है, क्या होना चाहिए, चेंजेस आ रहे हैं, हमें अपने बदलाव लाना चाहिए। तो 1992 के बाद 1997 के अंदर एक सभा बैठा ली गई और उसमें बोला गया कि आपको जो जो विचार रखने हैं अपने चेंजेस को लेकर, बदलावों को लेकर या कोई भी सुधारों को लेकर, वो आप इस सभा में रखिए। तो 1992 में आवाज़ें उठ रही थी और 1997 के अंदर चेंजेस के लिए कुछ मानदंड निकाले गए थे। अब वो चेंजेस कुछ इस प्रकार के भी थे कि बेसिकली जो हमारे इसमें यूएनओ के अंदर 2 सदस्य होते हैं। पहला तो होता है एक स्थायी सदस्य, दूसरा होता है अस्थायी सदस्य। तो स्थायी सदस्य वो होते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते, और अस्थायी सदस्य वो होते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, सो बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं हमारी। तो देखो, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ही कुछ मानदंड थे कि बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, यानी कि एक स्थायी सदस्य बनने के लिए इसका एक बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अधिक योगदान हो उसका, जनसंख्या के हिसाब से बड़ा राष्ट्र हो, और लोकतंत्र मानवाधिकार का सम्मान करता हो। तो ये कुछ पॉइंट्स निकाले गए, क्योंकि बार बार सब लोग ये कह रहे थे कि भाई स्थायी सदस्य देशों की संख्याएं इतनी कम क्यों है, वीटो पावर के देशों की संख्याएं इतनी कम क्यों है, और अस्थायी सदस्य जो देश हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है। सो बेसिकली इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने बोल दी कि भाई अगर आपको स्थायी सदस्य बनना है तो आप इन सब मानदंडों को फॉलो कर दो और आ जाओ हमारे देश के, हमारे संगठन के स्थायी सदस्यों के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बातें उठने लगी कि ये सब चीज़ें जो हैं इसको भी बहुत सोच विचार कर संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत ही निकाला है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक देश के अंदर तो मिल ही नहीं सकती। भाई किसी के पास बहुत बड़ी जगह है तो वो अमीर नहीं है, किसी के पास कम जगह है तो बहुत ज़्यादा अमीर है, किसी के घर, किसी के देश के अंदर लोकतंत्र ही नहीं है, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है। सो बेसिकली ये सब चीज़ें मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है किसी एक देश के अंदर। तो उनका काम भी हो गया और यहाँ से उनकी बातें भी पूरी हो गई जो विचार आ रहे थे सुधारों के लिए। मगर इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य बनने के लायक है या नहीं, या वीटो पावर पाने के लायक है या नहीं। तो यस, ये बिल्कुल सही आंसर है, वो है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो कि भारत के अंदर आते हैं, जैसे कि बड़ी आर्थिक शक्ति है हमारा भारत, बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा है, बड़ी सैन्य शक्ति भी हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर हमारा अच्छा खासा योगदान भी, और आने वाले समय में और भी बड़ा योगदान होगा जब हम और डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से हमारा बड़ा राष्ट्र है, हमारे देश का एरिया एक ऐसा देश का एरिया है जो कि किसी महादेश से कम नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र मानवाधिकार का सम्मान करता है, हमारा देश सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही लोकतंत्र का है, इसके अंदर इतनी सारी विविधता वाले लोग रहते हैं बंटवारा होने के बाद भी। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें भारत के अंदर तो मिलती हैं, और तो भारत को वीटो पावर ही मिलनी चाहिए, एक स्थायी सदस्य ही बनना चाहिए। सो भारत को बना क्यों नहीं रहे ये स्थायी सदस्य, या वीटो पावर क्यों नहीं दे रहे? तो वो है हमारा पड़ोस। हमारा पड़ोस भारत का इतना ज़्यादा खराब है और इसी वजह से भारत को वीटो पावर नहीं मिलती। आप कहोगे सर वीटो पावर का इससे क्या मतलब? भाई वीटो पावर एक ऐसी पावर है कि वो देश बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है जिसके पास वीटो पावर होती है। क्योंकि अगर मान लो कई 5 देश खिलाफ हैं और अकेला वो देश खड़ा हुआ है उनके अपोजिट में, तो उस वाले देश की सुनी जाएगी जिसके पास वीटो पावर है। और अगर मैं बात करूँ कि भारत को अगर वीटो पावर मिल गई तो सबसे पहले वो अपने दुश्मनों को निपटा देगा, और जब अपने दुश्मनों को निपटा देगा तो विश्व के अंदर लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं।
शांति तो नहीं रहेगी। तो यूएनओ का ये मानना है कि भारत को वीटो पावर देने का मतलब ये है कि शांति का उल्लंघन करना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एक तरह से ये विचार है, कोई एग्जिस्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली चैप्टर। सो होपफुली मैंने बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, बट फिर भी किसी भी टॉपिक या पॉइंट में कोई डाउट बच गया हो आपका, या कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर तो ये है, क्योंकि इसके अंदर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश के साथ आपको इसको आसान बनाने की कोशिश की है। एंड आप इसके हर टॉपिक की एक अलग स्पेसिफिक वीडियो के साथ स्टडी करना चाहते हैं, सो वो आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होंगी, आप इजीली हर एक टॉपिक को स्पेसिफिक पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक बेहतरीन तरीके से ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।